आनुवंशिकता की गुणसूत्रीय आधार। अब बात करते हैं गुणसूत्र की। अभी तक बात कर रहे थे हम लोग जीन्स, गैमेट्स और क्या बोलते हैं मेंडल की जो आनुवंशिकता का सिद्धांत था उसकी बात कर रहे थे। अब बात करेंगे गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। पहले इसके सिद्धांत के आधार जो है, बेसिक जो है, उसके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, तो मेंडल जो था वो बताया कि आनुवंशिकी का आधार क्या था, कारक। कारक जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीन्स बोल सकते हैं, उसको बताया था। वास्तव में उन्होंने लक्षणों की वंशागतिकी के बारे को जो नियंत्रित करता है उसको कारकों को क्या बोला था, एलिमेंट। एलिमेंट नाम दिया था, जिसके बाद उसे कारक कहा गया। सबसे पहले एलिमेंट दिया गया था नाम, उसको कारक कहा गया, जो वंशागतिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वंशागतिकी के थ्रू लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। परंतु मेंडल को यह ज्ञान नहीं था कि वास्तव में कारक क्या है। अब उसको नहीं पता था कि जो जीन्स था, जो पेयर में होते थे, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं और आदि इसका मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण जो है वो गुणसूत्र, जीन्स, डीएनए, मियोसिस, माइटोसिस का ज्ञान नहीं था। उनको बस ये पता था कि जो लक्षणों का वंशागतिकी करता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता था। लेकिन कारक होता क्या है, गुणसूत्र क्या होता है, जीन्स क्या होता है, डीएनए, मियोसिस, माइटोसिस, बहुत सारी जो और चीज़ें हैं जो वंशागतिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, वो क्या होता है, इसका ज्ञान नहीं था। तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1873 में बताया कि केंद्रक का निर्माण होता है। तो कोई भी सेल की बात करते हैं हम लोग, ये सेल होता है, सेल मतलब कोशिका होता है, तो कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और उस केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक का जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण कब होता है, केंद्रक का निर्माण जो होता है पूर्व निर्मित केंद्रक से ही होता है। मतलब क्या, पहला वाला जो कोशिका है उसमें जो केंद्रक है उससे ही दूसरा केंद्र कोशिका का केंद्रक का निर्माण होता है। उसके बाद सेकंड में ये बताया 1875 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्ग ने बताया कि गुणसूत्र की खोज की गई, जिसका नामकरण 1888 में किया गया। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। स्ट्रॉसबर्गर 1875 में गुणसूत्र की खोज की और 1888 में उसको क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है, और इसको कौन दिया था गुणसूत्र नाम, वॉल्डेयर ने। क्लियर, वॉल्डेयर ने। उसके बाद वॉन ब्रेंडेन द्वारा 1887 में प्रतिपादित किया गया कि प्रत्येक जो जीव होते हैं उसमें गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है, हर जीवों में, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें मनुष्य की, ह्यूमंस की, तो कितने होते हैं, 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल जो होता है वो 22 पेयर होता है और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है। फिर बावेरी ने 1889 में बताया कि आनुवांशिक गुणों का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी कौन करता है, केंद्रक के द्वारा होता है। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो दूसरे कोशिका में भेजता है, फिर वो तीसरे में भेजता है। ऐसे ही जो उनका लिंक होता है उससे लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, फिर वॉल्टर फ्लेमिंग द्वारा 1892 में समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है, माइटोसिस, मतलब एक कोशिका है उसका सेम दो कोशिकाओं में विभाजन होना क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन। फिर इन दो कोशिकाओं का कैसे होगा, सेम विभाजन होगा, उसी की जैसे पुत्री कोशिकाएं बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन की क्रियाविधि को विस्तार से बताया। किसने बताया था, वॉल्टर फ्लेमिंग द्वारा। कब, 1882 में। अब उसके बाद अब बात करते हैं अंडजनन तथा शुक्राणु जनन की। अंडजनन किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, और शुक्राणु जनन किस में होता है, नर में होता है। ठीक है, इनकी क्रिया का अध्ययन एस्केरिस ने किया। एस्केरिस तथा बावर द्वारा कब किया गया था, कौन से सन में, 1827 और 1893 ईस्वी में किया था। उसके बाद विनी वॉटर ने 1900 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, एक कोशिका है उसके जैसे उसको दो कोशिकाओं में बांटा, लेकिन ये क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, आधा आधा बढ़ता है। जैसे इसमें सेम बनता है पुत्री कोशिका, जो अर्धसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, ये एक कोशिका है, फिर ये एक कोशिका ऐसे ऐसे करके विलुप्त होगा, उसके बाद क्या होगा, दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। विस्तार से अध्ययन किया तथा इसकी क्रियाविधि को समझाया किसने,
विनी वॉल्टर ने 1900 में, सन 1900 में, ठीक है। उसके बाद सटन ने 1990 में ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के व्यवहार तथा मेंडेलियन कारकों अथवा जीन्स के स्थानांतरण को, अर्धसूत्री विभाजन से कैसे जो जीन्स होते हैं वो हस्तांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर, उसको किसने बताया था? सटन ने 1900 में, सन 1900 में। क्लियर? अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक। आनुवांशिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत, अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं। अभी तक बात किए थे आधार की, मतलब कहाँ से क्या क्या चीज़ आई और कौन कौन से सन में कौन कौन सी चीज़ें आई। अब बात करते हैं आनुवांशिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत की। इस सिद्धांत को मूल भाव की गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक होता है। आनुवांशिक गुण जो होता है वो लक्षणों का वाहक होता है, कैरियर होता है एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए। इसका प्रतिपादन सन 1902 में किसने किया था? सटन और बावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, स्वतंत्र रूप से किया था। इन्होंने पाया कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो गुणसूत्र होते हैं उनके व्यवहार जो जीन्स तथा कारकों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने में स्पष्ट संबंध पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि उनके जो कारक होते हैं, जो उनके जीन्स होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी आधार हो सकती है इसके। गैमेट्स अर्थात अंड और शुक्राणु दो पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अब कैसे लक्षण जो होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो क्या होगा? ये अगर गैमेट जो होता है, एक गैमेट्स किसका होगा? मादा का होगा, ठीक है। एक गैमेट्स किसका होगा? नर का होगा, ठीक। तो ये जो मादा का शुक्राणु होता है वो कहाँ से आता है? अंड से आता है। और जो नर का अंड जो आता है, अंड का जो लक्षण आता है वो कहाँ से आता है? मादा से आता है। और शुक्राणु जो होता है वो कहाँ से आता है? नर से आता है। इसके दो जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों में जब प्रजनन होता है, क्या होता है? प्रजनन। तब क्या होता है? ये दोनों मिलके एक नए गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वो नए गैमेट्स में दोनों के कुछ लक्षण आते हैं। तो ये क्या होता है? सेतु, ब्रिज का कार्य करता है। क्योंकि जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक दोनों कैरियर का काम नहीं करेंगे, तब तक तो संभव है ही नहीं कि एक लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए। अब बात करते हैं जाइगोट का निर्माण जो होता है वो अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन से होता है। ये क्लियर हो गया? ये अंडाणु, ये शुक्राणु, ये दोनों का संयुग्मन होता है तो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो शुक्राणु होता है वो सिर्फ अपना केंद्रक प्रदान करता है, बाकी सारी चीजें कौन प्रदान करती है? अंडक प्रदान करती है, ठीक है। फिर तीसरा, गुणसूत्र युग्मक के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र युग्मक जो होता है, जो गुणसूत्र होता है वो किस में पाया जाता है? किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी में जीव में लक्षणों के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। जो गुणसूत्र, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें 23 पेयर्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कितने हो गए? 46 हो गए। और क्या बोलते हैं, ये जो पेयर में होते हैं तो अपना एक एक लक्षण अडॉप्ट किए होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भूमिका निभाते हैं, ठीक। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं जीन्स दोनों हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, ये हमको पता है। युग्मक अथवा युग्मकों में गुणसूत्र तथा जीन्स की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। क्यों होगी? अर्थात ये युग्मक में एकल रूप में पाए जाते हैं। इसमें कितने हैं? एक है और इसमें एक है, तो इसका 50, अच्छा इसमें मान के चलो 2 है तो इसमें 2 है ना, तो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि वो आधा हो जाए संख्या में, ठीक है। फिर निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब नर और मादा युग्मक आपस में संयुक्त तो होते हैं तो जाइगोट के गुणसूत्र तथा जीन्स की जोड़ी पुनः क्या हो जाती है? पुनः जुड़ जाती है, ठीक है। जीवों में उत्पन्न आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्र के व्यवहार तथा प्रकार पर निर्भर हो जाता है। जो गुणसूत्र ही ट्रांसफर करता है तो गुणसूत्र में ही लक्षण जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण उसका व्यवहार तथा प्रकार जो होता है वो गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र की जोड़ी में स्वतंत्र रूप से उन्मुखीकरण होता है, मतलब वो एक जगह है तो यहाँ से वो यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है या फिर यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है। उन्मुखीकरण मतलब अनेक जीवों में विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र X और Y होता है। देखो सब में सेम लक्षण वाले गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 पेयर जो ह्यूमन में होता है उसमें सेम होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। लेकिन एक पेयर जो क्या होता है वो होता है डिफरेंट होता है।
ये कौन कौन से लक्षण लेते हैं, एक एक्स लेता है और एक वाई लेता है। जो एक्स होता है वो मादा का होता है और वाई जो होता है वो पिता का होता है, ठीक है। तो जो वाई जो लक्षण होता है, वाई वाला जो वाहक होता है वो क्या करता है, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, और जो वाई होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। क्लियर। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज 1 की। एक प्रसंकर क्रॉस को शुद्ध लंबे तथा, देखो एक संकर क्रॉस हम लोग को पता है कि एक लंबा पौधा होगा, एक क्या होगा, बौना पौधा होगा, ठीक है। दोनों का युग्मक निकल गया, दोनों के युग्मक को जब हम लोग संकरण कराए तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा होगा। ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। फिर इसका गैमेट्स निकाल के F2 जनरेशन में करते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों ही पौधे द्वारा उत्पन्न युग्मक में गुणसूत्र जो जोड़ी में एनाफेज 1 में टूट जाती है। ये वाला स्थान क्या होगा, एनाफेज 1। इसमें बस ये बताया गया है कि जो एनाफेज 1 जो अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज 1 स्थिति आता है उसमें क्या होती है, गुणसूत्र की जो गुणसूत्र का जोड़ी होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं मेटाफेज 2 की। इस तरह कारकों अथवा जीन्स के स्वतंत्र अपयूहन को भी गुणसूत्रीय सिद्धांत को पृथक गुणसूत्रों पर स्थित सहायता से समझाया जा सकता है। स्वतंत्र अपयूहन F1 पीढ़ी में 3:1 प्रदर्शित करने वाले कारक या तो भिन्न गुणसूत्र वाले पर पाए जाते हैं अथवा समान गुणसूत्र के दूरस्थ बिंदुओं पर स्थित होते हैं। जो गैमेट्स होता है, जो मतलब जो आपका पेयर होता है, लक्षणों वाला कारकों का जो पेयर होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र अपयूहन में पाया जाता है। मतलब उसकी स्थिति ऐसे हो सकती है कि वो पेयर में तो होते हैं लेकिन वो उसकी जो प्लेस होता है जहाँ पे वो स्थित होता है वो शायद दूर भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है। इसको किसमें बताया गया है, मेटाफेज 2 में। जो परिस्थिति जब ये गुणसूत्र मेटाफेज के में कोशिका मध्य में जोड़ी का निर्माण करते हैं तो इनका उन्मुखीकरण होता है, मतलब ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। विभिन्न कोशिकाओं में 2 प्रकार का हो सकता है। मेटाफेज में गुणसूत्रों की जोड़ी जो होती है वो टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये गुणसूत्र की जोड़ी है, जब इसको हम लोग जब युग्मक का निर्माण होना रहेगा तो गैमेट्स के रूप में ये अलग अलग हो जाती है। ये दोनों ध्रुवों पर भिन्न कारक वाले गुणसूत्र पर पहुंचते हैं। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग स्थिति में इधर डायरेक्शन में जाएगा और ये अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपयूहन या उन्मुखीकरण। इस प्रकार कारकों का युग्मक में स्वतंत्र अपयूहन होता है। एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले 2 जोड़ी कारकों के बीच स्वतंत्र अपयूहन होता है। मतलब ये दोनों के लक्षण तो समान है लेकिन क्या है, वो दोनों टूट गए, अलग अलग हो गए मेटाफेज स्थिति में और क्या हो गए, अलग अलग जगह जाकर स्थित हो गए। बशर्ते कि गुणसूत्र पर उनकी दूरी अधिक हो तथा उनके बीच 50% रिकॉम्बिनेशन ओवर, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो, क्या हो, उनका जो दूरी होता है वो 50% ही हो। अगर एक पेयर यहाँ है तो एक पेयर यहाँ हो तो, और इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हो सके बाद में, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोनों कारकों की जोड़ी के बीच क्रॉसिंग ओवर होने अथवा नहीं होने की संभावना 50% होती है। मतलब वो बाद में जुड़ भी सकते हैं, ऐड हो सकते हैं लक्षणों को लेकर, और नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं। दोनों की प्रतिशतता जो होती है वो क्या होती है, 50-50% की होती है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर होता है, अन्य कोशिकाओं में यह क्रिया नहीं होती है। दोनों स्थिति भिन्न प्रकार के युग्मक को दोनों प्रकार में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते, गैमेट्स बनते हैं। जीन्स अथवा कारकों का स्वतंत्र अपयूहन चाहे अलग अलग गुणसूत्र पर इनकी स्थिति के कारण हो अथवा एक ही गुणसूत्रों की स्थिति के कारण हो, दोनों के हालात में 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। जब संकरण होता है तो क्या होता है, चार अलग अलग प्रकार के, अगर इनकी स्थिति देखो, गुणसूत्र अलग हुए, गैमेट्स अलग हुए, तो दोनों अलग अलग जगह जाके उन्मुखीकरण के कारण अलग अलग हो गए। फिर ये होता है कि फिर से जब क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो, या फिर वो दूसरे के लक्षणों वाले कारकों के जीन्स के साथ जुड़े तो क्या होता है, फिर भी उसमें 4 अलग अलग प्रकार के आपके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। युग्मकों का, युग्मक मतलब क्या होता है, गैमेट्स। युग्मकों का निर्माण समान अनुपात में होता है। इसका परीक्षण टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है। देखते हैं, जैसे ये क्या है, जनक ए बी है ना, इसका गैमेट्स बन गया, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कितना बना, 1 2 3 4, 1:1 है, तो क्या बने, 4 गैमेट्स बने ना। इसमें भी क्या हुआ, 2 स्वतंत्र अपयूहन वाले 4 अलग अलग लक्षणों का स्वतंत्र अपयूहन हुआ। इसमें फिर गैमेट्स का निर्माण हुआ।
फिर इसका जब F1 जनरेशन देखते हैं तो इसमें 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के, इसमें भी 4 1:1:1 के अनुपात में 4 अलग अलग प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। क्लियर। अब बात करते हैं गुणसूत्र की, क्रोमोसोम। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। इसको क्या, ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। किसी भी कोशिका जो होता है उसके केंद्रक में धागेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जिनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। मतलब वो टूट के अलग होकर एक नए गुणसूत्रों का निर्माण खुद से कर सकता है। स्व मतलब होता है खुद से करना, ठीक है। सर्वप्रथम हॉफमिस्टर और 1948 में किसने बताया था? हॉफमिस्टर ने बताया था गुड्स। और उसके बाद क्या होता है? स्ट्रासबर्गर द्वारा देखा गया। डब्ल्यू वॉल्डिया ने सन 1888 में केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में क्या पाया जाता है? ये है आपका कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? द्रव्य होता है। इसमें इसके बीच में क्या पाया जाता है? धागेनुमा संरचना जैसे गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो जो केंद्रक में उपस्थित होता है, इन धागेनुमा संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम का नाम क्या होता है? देखो, क्रोमोसोम जो जीके का ये क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है ग्रीक का है, ग्रीक का वर्ड है जो होता है क्रोम, जिसका मतलब होता है कलर, प्लस सोमा। अलग अलग अगर इसको तोड़ के इसका नाम देखते हैं हम लोग तो क्रोमोसोम का अगर देखेंगे उसको तोड़ के तो क्रोम का मतलब होता है धागानुमा, और जोमा का मतलब होता है बॉडी। क्रोम का मतलब कलर और जोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये इसको नाम दिया क्रोमोसोम। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन के समय ही होता है। जब सेल्स का डिवीजन होता है, सेल्स डिवीजन मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय ही स्वद्विगुणन की क्षमता होने के कारण एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्रों का निर्माण या फिर नए गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्लियर। परिभाषा देखते हैं अब। गुणसूत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाई जाने वाली गुणसूत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाए जाने वाली तथा जीन्स को ढोने वाले ऐसे व्यक्तित्व जीव द्रव्य इकाइयाँ हैं जो क्रमिक कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती है। मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रमिक अपने में विभाजन करती है और नए गुणसूत्र का निर्माण करती है, जो आकारिकी बाह्य आकारिकी को प्रभावित कर सकती है। ये जो क्या होता है, अपना आकार स्वयं डिसाइड करती है। ठीक है, गुणसूत्र जो होती है वो अपना आकार स्वयं डिसाइड करती है। इसमें उन्मुखीकरण पाया जाता है, वो एक स्थान से स्वतंत्र अपव्यूहन पाया जाता है इसमें। क्लियर। अब बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः सभी उच्च वर्गीय पौधे और जंतु कोशिकाओं में ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये कभी भी सिंगल, बहुत रेयर होता है कि ये सिंगल पाए जाते हैं, ये हमेशा जोड़ी में ही पाए जाते हैं। इस संख्या को द्विगुणित संख्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर कहते हैं। द्विगुणित संख्या जोड़ी में पाया जाता है इसलिए इसको द्विगुणित संख्या कहते हैं। परंतु इनकी जनन कोशिकाओं अथवा गैमेट्स जो होती है, इनकी संख्या इकहरी होती है। जब मतलब नए जीवों का निर्माण होने के लिए विभाजन होता है तो क्या हो जाता है, ये अलग अलग गैमेट्स में बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है, अकेला हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इकहरी बोलते हैं। और जब ये एक साथ स्थित होती है, जब वो प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड नंबर, मतलब द्विगुणित संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे जो एक इकहरी होती है उसको हैप्लॉइड नंबर कहते हैं और जो डबल होती है उसको डिप्लॉयड नंबर कहते हैं। ठीक है, द्विगुणित संख्या को 2n से अथवा 2x से एवं अगुणित संख्या को n अथवा x द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जब हम लोग इसका डिस्क्राइब करेंगे या फिर कहीं पे इसका अध्ययन शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो अगर डिप्लॉयड होगा तो वहाँ पे 2n या 2x लिखेंगे और हैप्लॉइड होगा तो n या x लिखेंगे। क्लियर। शैवालों, कवकों आदि में प्राचीन अथवा निम्न श्रेणी के जीवों में द्विगुणित अवस्था सामान्यतः केवल जाइगोट में पाया जाता है। कायिक अवस्था अगुणित होती है। मतलब उनका जो कायिक अवस्था होता है उसमें एक ही होता है, लेकिन जब कब होता है निम्न श्रेणी के जीवों में द्विगुणित अवस्था, जब जाइगोट बनता है ना, तब उसमें द्विगुणित संख्या होती है। क्लियर।
अब बात करते हैं गुणसूत्र का परिमाप का। जिस प्रकार जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, उस प्रकार हर जाति के जीवों में उनकी लंबाई, चौड़ाई, विन्यास जो होता है वो स्थित होता है, स्थिर होता है, मतलब वो एक ही जैसा होता है। इन गुणों का अध्ययन समसूत्री विभाजन की मध्यस्थता में की जाती है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसका जो मध्य भाग होता है उसमें भी बहुत सारे फेज होते हैं अलग अलग, तो उसके जो मिड का फेज जो होता है उसमें हम लोग उसके आकार का, उसके माप का अध्ययन कर सकते हैं। सामान्यतः गुणसूत्रों की जो लंबाई होती है वो 0.254 से लेकर 34 तक होती है। इसका व्यास जो होता है वो 0 से 2 से 24 के बीच होता है। आगे देखते हैं लिंग गुणसूत्र एवं ऑटोसोम्स। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? जो लिंग का निर्धारण करता है। जीवधारियों में लिंग का निर्धारण करना लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और ऑटोसोम्स क्या होता है उसको देखते हैं। सामान्यतः अधिकांश जीवों में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। जो हम गुणसूत्र देखते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के। वो 2 लक्षणों का वंशागतिकी करता है, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है लिंग गुणसूत्र का, ये क्या बोलता है? उन गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो जीवों में लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। मतलब ये होता है कि जो जीव निर्माण होगा, नया संतति निर्माण होगा, उसमें वो जो संतति होगा वो नर होगा कि मादा होगा, इसका चयन कौन करता है? लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होता है। और दूसरा होता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होता है कि ये लिंग निर्धारण ना करके अन्य लक्षणों का निर्धारण में भाग लेता है, इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। इसमें जीवधारियों में जब लिंग निर्धारण होता है उस क्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। ये किस अन्य जो वातावरणीय लक्षण हो या फिर अन्य जो लक्षण होते हैं कायिक, बाहरी, आकारिकी, इन लक्षणों में कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं? ऑटोसोम्स। लिंग गुणसूत्र को एलोसोम्स भी कहा जाता है।